हेलो एंड वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फिजियो मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ संजय। आई एम अ बीपीटी थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज रायपुर। तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नोट्स मैंने तैयार किया है। ठीक है, नंदा की बुक है उससे मैंने ये तैयार किया है। आप वहाँ भी जाकर नंदा की बुक से भी पढ़ सकते हैं। और ये जो मैं तैयार किया हूँ अब अपने खुद का नोट्स है। ठीक है, और अच्छे तरीके से और एकदम सरल भाषा में सिंपल और हिंदी में आपको समझाऊंगा। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने तैयार किया है। तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़िए, उसके बाद आप जाकर बुक को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये जो एच डी कर्व है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक का नाम है एच डी कर्व। एच डी कर्व का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। क्या होता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व? देखिए, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है ना, वो इलेक्ट्रो डायग्नोसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रो डायग्नोसिस क्या होता है? हम जो भी मसल को डायग्नोस करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं अपने मसल के डायग्नोसिस के लिए इन फिजियोथेरेपी, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रो डायग्नोसिस। इलेक्ट्रो डायग्नोसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एच डी कर्व। क्या होता है? एच डी कर्व। ठीक है ना गाइज? ठीक है, तो देख लेते हैं। ये एच डी कर्व हमारे थ्योरी बेस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। आपको देखने को मिल ही जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए दिखा दूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए, है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड प्लॉटिंग एच डी कर्व एंड डिनर्वेटेड मसल। ये पूछा गया है। ठीक है, ये 2016 में 10 नंबर में पूछा गया है गाइस। ठीक, आगे देख लेते हैं। और आया है, ये देखिए, इलेक्ट्रोथेरेपी में ये और एक्सरसाइज हो गया। ये कुछ क्वेश्चन आता ही है, मतलब इम्पोर्टेंट है। पीयू में आपको मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिल जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी, ये देखिए एच डी कर्व, देखिए यहाँ पर है ना, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ द एच डी कर्व, ये 12 नंबर में आया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको करना ज़रूरी है। तो इसका मैं नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसे। और ये हमारा एच डी कर्व, ये देखिए, ये देखिए 2020 में आया है क्वेश्चन है। ये देखिए 2020 में आया है। ये देखिए, मेथड ऑफ प्लॉटिंग ऑफ एच डी कर्व एंड देयर इंटरप्रिटेशन। समझ में आ रहा है ना? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या एच डी कर्व क्या होता है, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एच डी कर्व क्या है? एच डी कर्व क्या होता है? एच डी के फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द कर्व प्लॉटेड बिटवीन द पल्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, ये किसके बीच में प्लॉट किया जाता है गाइस? ये पल्स ड्यूरेशन, ठीक, और स्ट्रेंथ। ठीक है, पल्स ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ दोनों के बीच में इसे प्लॉट किया जाता है। इस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी भी कहते हैं। मतलब पल्स ड्यूरेशन और इंटेंसिटी के बीच में जब हम किसी करंट को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, करंट की एक्टिविटी को प्लॉट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं एच डी कर्व। समझ में आ रहा है ना? द नोन वॉट एवर द मसल इज इनर्वेटेड, पार्शली इनर्वेटेड और दी डिनर्वेटेड मसल। तो एच डी कर्व का हम उपयोग क्यों करते हैं? समझ में आ रहा है ना? तो जानने के लिए, टू नोन द वॉट एवर द मसल इज इनर्वेटेड, या तो मसल इज इनर्वेटेड है, या पार्शली इनर्वेटेड है, या फिर डिनर्वेटेड है। समझ में आ रहा है ना? ये इनर्वेटेड क्या होता है, डिनर्वेटेड क्या होता है, पार्शली इनर्वेटेड क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल है, ठीक है ना? तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि एच डी कर्व किसके बीच में प्लॉटिंग किया जाता है। ये पल्स ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द करंट के बीच में इसको प्लॉट किया जाता है। क्यों प्लॉट करते हैं? टू नोन द वॉट एवर द मसल इज इनर्वेटेड, पार्शली इनर्वेटेड और डिनर्वेटेड। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एच डी कर्व का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो टू डायग्नोज द वॉट एवर द मसल इज इनर्वेटेड, पार्शली इनर्वेटेड एंड डिनर्वेटेड। समझ में आ रहा है ना? ये इसी का सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं आगे। टू नो द प्रोग्नोसिस ऑफ द नर्व इंजरी। देखिए, हम नर्व इंजरी को जानने के लिए भी हम एच डी कर्व का उपयोग करते हैं कि नर्व कितना इंज्योर्ड हुआ है। समझ में आ रहा है? यही है इनर्वेटेड, डिनर्वेटेड, पार्शियल इनर्वेटेड। दिस टेस्ट इज मोस्टली यूज टू डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द नर्व इंजरी। ठीक है, इस टेस्ट का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द नर्व इंजरी में हम एच डी कर्व का उपयोग करते हैं गाइस। पहला डायग्नोसिस, दूसरा प्रोग्नोसिस। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ द पेरीफेरल नर्व इंजरी और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। देखिए,
हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ द पेरिफेरल नर्व इंजरी और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये हमने ये पढ़ा ना कि इनर्वेटेड क्या होता है, पार्शियली इनर्वेटेड क्या, डिनर्वेटेड क्या, तो उसको हम समझते हैं कि टाइप ऑफ द पेरिफेरल नर्व इंजरी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द सडन, ठीक है, एक सडन नाम एक साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू द सडन क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व इंजरीज बिगिंग क्लासिफाइड इनटू द 3 टाइप्स, ठीक है, 3 टाइप में बांटा है उसने। पहला क्या है, पहला था न्यूरोप्रैक्सिया, दूसरा है एक्सॉन्टोमेसिस, तीसरा होता है न्यूरोटोमेसिस। समझ, न्यूरोप्रैक्सिया, एक्सॉन्टोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस, समझ में आ गया गाइस। ये तीन भाग में किसने बांटा था, सडन ने क्लासीफाई किया था न्यूरॉन के। यदि न्यूरॉन हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको 3 भाग में क्लासीफाइड किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूरोप्रैक्सिया क्या होता है। न्यूरोप्रैक्सिया क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टेम्पररी कंप्रेशन ऑफ द नर्व इन दिस कंडीशन, ठीक है। ये क्या होता है, टेम्पररी कंप्रेशन होता है गाइस, समझ में आ रहा है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिफाइंड एज द टेम्पररी कंप्रेशन ऑफ द नर्व इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, देयर इज नो एनाटॉमिकल डैमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल में समझिए, देयर इज द नो एनाटॉमिकल डैमेज अकर्स ओनली द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अकर्स इनसाइड द नर्व, इनसाइड द नर्व, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनाटॉमिकल डैमेज नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए नर्व है तो ये कहीं से कटेगा नहीं, ठीक है। हम इसमें फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होगा, मान लीजिए यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेस करूँगा तो कंडक्शन वेलोसिटी इसमें इसके फिजियोलॉजी में चेंजेस होगा, लेकिन इसके एनाटॉमिकल चेंजेस होगा क्या, नहीं, एनाटॉमिकल जैसे का तैसा है, लेकिन में कंप्रेस हो रहा है कहीं से तो इसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा, इसमें एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। देयर इज नो एनाटॉमिकल डैमेज अकर्स ओनली द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस अकर्स इनसाइड द नर्व, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखें तो एक्सिलरी न्यूरोप्रैक्सिया, समझ में आ गया। एक्सिलरी न्यूरोप्रैक्सिया में जो एक्सिलरी नर्व जाती है वो दब जाती है, समझ में आया ना, तो समझते नहीं एक्सिलरी न्यूरोप्रैक्सिया। सैटिका वर्ड सुने होंगे, सैटिक जो नर्व होती है, सबसे बड़ी नर्व होती है ह्यूमन बॉडी की, वो नर्व कंप्रेस हो जाए, वो नर्व जब दबने लगती है, डिस्क में दबने लगती है या मसल के थ्रू दबने लगती है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्रैक्सिया, ठीक है। तो न्यूरोप्रैक्सिया कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो सियाटिका एक न्यूरोप्रैक्सिया का एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। अब देखते हैं अब दूसरा देखते हैं एक्सॉन्टोमोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख समझते हैं क्या लिखा है कि कट ऑफ एक्सॉन इज एक्सॉन्टोमोसिस। देखिए, एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन होता है, ठीक है ना, बॉडी होती है, न्यूरॉन का पार्ट होता है ना, एक्सॉन होती है, बॉडी होती है, ठीक है। अगर हमारा एक्सॉन वाला पार्ट कट जाता है, ठीक है, कट ऑफ एक्सॉन इज एक्सॉन्टोमोसिस, समझ में आ रहा है गाइस, कट ऑफ एक्सॉन इज एक्सॉन्टोमोसिस। एनाटॉमिकल चेंजेस इट में अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंजरी और ट्रॉमा। देखिए, इसमें क्या होता है, एनाटॉमिकल चेंजेस होगा, एनाटॉमिकल चेंजेस मतलब कट जाएगा तो एनाटॉमिकल चेंजेस होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो एनाटॉमिकल चेंजेस इट में अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल इंजरी और ट्रॉमा, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद द पार्सली लूज ऑफ सेंसरी मोटर और ऑटोनोमिक फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप देखिए, ये किसे एसोसिएटेड होते हैं, पार्सली लूज ऑफ सेंसरी मोटर। अब मान लीजिए यहाँ से कट गया है, ठीक है, तो मान लीजिए हमें चोट लगा है, तो ये जब एक्सॉन ही नहीं रहेगा तो सेंसरी और मोटर फंक्शन कर पाएगा कि नहीं, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। सेंसरी मोटर एंड ऑटोनोमिक फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ द लीजन, ठीक है ना, ये लूज हो जाता है।